नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की आम जिंदगी से लेकर पूरा देश चलाने की व्यवस्था तक हर जगह जुड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे छोटे छोटे रूल्स मिलकर एक विशाल डेमोक्रेटिक सिस्टम का रूप ले लेते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर अचानक कोई भी किसी नियम या रूल का पालन करना छोड़ दे। अगर घर पर, सड़कों पर, स्कूल या ऑफिस में कोई बेसिक रूल ही ना बचे तो क्या होगा? जवाब बहुत सीधा है। सब जगह अफरा तफरी मच जाएगी और हमारा समाज ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा। एक तरह से कोई भी छोटी सी चीज करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए आज हम इस पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला, रूल्स क्यों जरूरी हैं। दूसरा, गवर्नेंस, गवर्नमेंट और लॉज के बीच का फर्क। तीसरा, सरकार के 3 मुख्य अंग। चौथा, पावर के 3 टियर्स। और पांचवा और सबसे अहम, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की असली आत्मा। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर हमें इन रूल्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है? इसे रोजमर्रा के कामों से जोड़ के देखते हैं। जैसे जब कोई सड़क पर गाड़ी चलाता है तो ट्रैफिक लाइट्स का पालन करता है। स्कूल में सभी एक तय डिसिप्लिन को मानते हैं और घर पर भी आपसी समझौते के कुछ नियम होते हैं। ये सब इसलिए नहीं है कि किसी की आज़ादी छीन ली जाए, बल्कि इसलिए है ताकि समाज में हार्मनी बनी रहे। इन बेसिक रूल्स के बिना शांति से एक साथ रहना बिल्कुल असंभव है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम गवर्नेंस, गवर्नमेंट और लॉज को थोड़ा और करीब से समझेंगे। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर एक जैसे लगने वाले इन 3 शब्दों में काफी बड़ा फर्क है। गवर्नेंस यानी शासन एक प्रोसेस है जिसमें फैसले लिए जाते हैं और लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाता है। गवर्नमेंट यानी सरकार वो सिस्टम या ग्रुप है जो इन रूल्स को बनाता है और लागू करवाता है। और लॉज यानी कानून समाज के वो सबसे जरूरी नियम है जिन्हें हर हाल में मानना होता है। तो बेसिकली सरकार जिस प्रोसेस से काम करती है उसे गवर्नेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। सरकार के 3 मेन ऑर्गन्स या अंग। इतने बड़े देश का प्रशासन चलाने के लिए पावर किसी एक ग्रुप के हाथ में ना चली जाए, इसके लिए एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है और ये एक कंटिन्यूअस साइकिल में चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। इसका मतलब है कि हर अंग दूसरे पर नजर रखता है ताकि कोई भी लिमिट क्रॉस करके पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। चलिए इसे डिजिटल एज के एक मस्ट एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कोई साइबर क्राइम होता है, तो सबसे पहले लेजिस्लेचर उससे निपटने के लिए एक नया साइबर लॉ बनाएगा। फिर एग्जीक्यूटिव जैसे कि साइबर पुलिस उस कानून के आधार पर हैकर को पकड़ेगी और अंत में जुडिशरी यानी अदालत इस पूरे केस की जांच करके उस अपराधी को सजा सुनाएगी। देखा, तीनों ब्रांच एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करती हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, 3 टियर्स ऑफ पावर, यानी पावर किस तरह अलग अलग लेवल पर बंटी हुई है। इसे एक बहुत ही रिलेटेबल लाइट बल्ब एनालॉजी से समझते हैं। अगर आपके घर का कोई बल्ब नहीं जल रहा तो आप सबसे पहले घर का फ्यूज बॉक्स चेक करते हैं, राइट? ये लोकल गवर्नमेंट की तरह है। अगर बात नहीं बनती और प्रॉब्लम बाहर की लाइन में है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। ये हुई आपकी स्टेट गवर्नमेंट। और अगर पूरे ग्रिड में ही परेशानी हो तो सीधा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से संपर्क होता है, जो कि हमारी सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट के बराबर है। जैसा प्रॉब्लम का लेवल वैसा ही सोल्यूशन का लेवल। और यही चीज़ इस डिस्ट्रीब्यूशन से एकदम साफ हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उन मुद्दों को देखती है जो पूरे देश को असर डालते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और हमारी करेंसी। वहीं दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट राज्य के अपने मुद्दे संभालती है, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम क्लियर और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के हिसाब से तय होती हैं। इस सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट होता है नॉमिनल हेड का। इसे समझने के लिए भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण बहुत ही बेहतरीन है। टेक्निकली एक प्रेसिडेंट की भूमिका नॉमिनल होती है, यानी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। पर डॉक्टर कलाम ने साबित कर दिया कि एक नॉमिनल हेड होते हुए भी कोई इंसान अपनी सोच और कैरेक्टर से पूरे देश को किस हद तक इंस्पायर कर सकता है। उनके कहे गए इन शब्दों को ही देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि अगर आप फेल होते हैं तो कभी हार मत मानिए, क्योंकि FAIL का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग
और अगर आपको NO यानी नो सुनने को मिले तो याद रखिए कि इसका अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कितनी पावर है इन बातों में। ये हमें सिखाता है कि सिस्टम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी नींव लोगों के अच्छे चरित्र और लगन पर ही टिकी होती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे खास हिस्से पर, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी शब्द खुद कहाँ से आया? ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है। डेमोस जिसका मतलब है लोग और क्राटोस जिसका मतलब है पावर या रूल, यानी सीधे शब्दों में लोगों का शासन। हमने अभी तक जो भी इतना बड़ा सेटअप समझा वो आखिरकार सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों को सर्व करने के लिए ही बनाया गया है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना जरूरी है, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसी है जैसे किसी क्लास में सभी बच्चे हाथ उठाकर तय करें कि पिकनिक कहाँ जाना है। लेकिन सोचिए, क्या एक पूरे देश में जहाँ करोड़ों लोग रहते हों, हर फैसले के लिए सबका वोट लेना व्यवहारिक है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम चुनाव के जरिए अपने MLAs और MPs चुनते हैं, जो फिर हमारी तरफ से नियम बनाते हैं और फैसले लेते हैं। और जब हम इस चुनाव और सिस्टम के साइज की बात कर ही रहे हैं तो एक बार इस नंबर पर गौर कीजिए, 970 मिलियन यानी 97.5 करोड़। ये 2024 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी अपने देश भारत के मतदाताओं की गिनती का अनुमान है। एक बार जरा ठहर के इस आंकड़े की विशालता के बारे में सोचिए, 97 करोड़ से ज्यादा लोग। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े स्केल पर ये पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम कितने सुझाव और शांति से काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं एक गहरे विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। रिगोबर्ता मेंचू, तुमने बहुत खूब कहा था कि बिना न्याय के शांति नहीं है, बिना इक्वालिटी के न्याय नहीं है, और संस्कृतियों और लोगों की गरिमा का सम्मान किए बिना कोई लोकतंत्र नहीं है। ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक सच्चा डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपसी रिस्पेक्ट और इक्वालिटी पर टिका होता है। क्या हम अपने लेवल पर इस इक्वालिटी और रिस्पेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं? इस अहम सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।